हेलो दोस्तों, अभ्यास डिफेंस में आप सभी का स्वागत है। जय हिंद। आज हम जो एफकैट का मॉडल पेपर है जो एचसेल ने निकाला है उसके पार्ट 1 को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज हम आपके साथ यहाँ पर हैं पार्ट 2 जो मॉडल पेपर का जो पार्ट 2 है। ये देखिए, जो पेपर का पार्ट 2 है जो उन्होंने निकाला है उसके जी के पार्ट को हम इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है, उसको डिटेल में सोल्यूशन उसका देखेंगे। ठीक है, और मैं इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग इनकी भी वीडियोस धीरे धीरे आ जाएंगी। ठीक है, सोल्यूशन को तो वीडियोस आपको टाइम पे मिल जाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि, और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, चलिए। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करूंगा, आपको जीके में जो लोग नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि हमारी इससे पहले एक वीडियो आ चुकी है। ठीक है, उसमें हमने क्या किया है, हमने जो मॉडल पेपर 1 है एचसेल ने जो निकाला है उसके जीके पार्ट के 31 से लेकर के 55 तक के क्वेश्चंस को हमने, मतलब 25 क्वेश्चन जो आने वाले हैं उनका सोल्यूशन देख लिया है। ठीक है, पार्ट 1 में। पार्ट 2 में अब हम अगेन 31 से 55 तक की जो क्वेश्चन मॉडल पेपर 2 में है उसको देखेंगे। बेनिफिट क्या होंगे भाई इसके, तो बेनिफिट बहुत सारे हैं इसके। बेनिफिट पहला ये है कि भाई आपको अब फेमिलियर हो जाओगे कि भाई क्वेश्चन आने कैसे वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन से फेमिलियर हो जाओगे। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 क्या होगा, नंबर 2 आपका बेनिफिट ये होगा कि भाई आपको पैटर्न पता चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो पैटर्न और ट्रेंड का आइडिया आपको हो जाएगा। जब फैमिलियर रहोगे, पैटर्न पता रहेगा तो आपको इतना फोमो नहीं रहेगा। ठीक है, तो काफी स्ट्रेस कम होगा। साथ में हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग इंपॉर्टेंट थीम्स को भी समझ लेंगे। मैं आपको वही बताता जाऊंगा कि भाई देखिए इस थीम से क्वेश्चन आ रहा है, और केवल थीम ही नहीं बताऊंगा, मैं ये बताऊंगा कि उस पर्टिकुलर थीम में कितनी लिमिटेड चीज ही पढ़ना है आपको। ठीक है, तो देख लीजिए एक साथ कितने बेनिफिट हैं। साथ में मैं क्या करूंगा, आपको सोल्यूशन ही नहीं दूंगा, केवल आंसर बता के नहीं चला जाऊंगा, मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। मतलब दूसरे जो ऑप्शंस हैं उनको, उनके बारे में आपको भी सोल्यूशन दूंगा, साथ में कुछ एक्स्ट्रा बताऊंगा। तो इससे ज्यादा ही जितना मैंने अभी आपको बताया है ना, बल्कि इससे ज्यादा ही आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, ये तो मैंने कुछ ही गिनाए हैं। अभी जब आप वीडियो देखेंगे या पार्ट 1 को देखेंगे, जिसे ऑलमोस्ट 900 लोग देख चुके हैं, 1K के आसपास देखने वाले हैं, तो आप उसे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और चलिए एक बार मैं आपको चैनल का टूर कर देता हूँ। दरअसल हम लोग क्या कर रहे हैं, ये तो हमारी एफकैट की वीडियो है। आप में से बहुत से लोग सीडीएस की तैयारी कर रहे होगे, तो मैं बता दूं कि हम लोग सीडीएस के लिए, और जो लोग सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, हम उनके लिए फ्री जिद बैच रन कर रहे हैं। जिद बैच रन कर रहे हैं। ठीक है, यस, एब्सोल्युटली फ्री। पेपर 2 हम लोग इसका कराएंगे। ठीक है, ग्रुप अलग हमने बना रखा है। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्लीट सिलेबस कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार चैनल का टूर कराता हूँ। चैनल का टूर देख लीजिए एक बार। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग आगे। देखिए ये एक्सेल की वो वाली वीडियो जिसकी मैं बात कर रहा था, मॉडल पेपर 1 834 लोगों ने देखा है। ये जीके की वीडियो है, सॉरी ज्योग्राफी की वीडियो है उसी जिद बैच के अंतर्गत। ठीक है, और ये देखिए ये चैनल है। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें ये साइंस की वीडियोस हैं, तो 4 वीडियोस आ चुकी हैं। ठीक है, एक बार जरूर देखिएगा, आपको आप फैन हो जाओगे। ज्योग्राफी है, ये देखिए ज्योग्राफी की अब तक 12 वीडियोस आ चुकी हैं, और बेसिक से हम लोग इस ज्योग्राफी को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये पॉलिटी की है। ठीक है, एक बार इनको देखिए, ये देखिए सीएपीएफ की इंट्रो क्लासेस हैं, 2 से 3 वीडियोस में पड़ी हुई हैं। ठीक है, जिससे हम आगे अभी जैसे सीरीज खत्म होगा अप्रैल में, तुरंत इसको भी कंटिन्यू करेंगे हम। ठीक है, तो ये पॉलिटी है, पॉलिटी ऑलमोस्ट हमने खत्म कर दी है। ये पॉलिटी की प्लेलिस्ट में आप विजिट जरूर कीजिएगा, मैं आपको बस यही बोलूंगा। ठीक है, और ये एक एक्सप्लेन सीरीज है हमारी, इस एक्सप्लेन सीरीज को भी विजिट करिएगा। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें जो भी इम्पोर्टेंट वो होता है, क्या नाम है आपका, वो क्या कहते हैं, इन जो न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स आते हैं, तो उन एडिटोरियल्स का हम क्या करते हैं, उन एडिटोरियल्स का हम डिस्कशन करते हैं। मतलब एडिटोरियल का डिस्कशन करते हैं, और केवल डिस्कशन नहीं करते हैं, वो डिस्कशन इंग्लिश के लिए, सीरियस की इंग्लिश के लिए, एफकैट की इंग्लिश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि हम उसमें वो कैप्स को निकालते हैं। ठीक, नंबर 1। नंबर 2, ग्रामर के रूल्स को अप्लाई करते हैं, जिससे आप ग्रामर के रूल को रिवाइज कर लेंगे। जो पर्टिकुलर एडिटोरियल होता है तो वो पर्टिकुलर किसी करंट इवेंट पे होगा, तो उस करंट इवेंट के, करंट अफेयर के क्वेश्चंस को भी हम वहीं पे आपको दे देंगे। तो एक साथ इतने सारे बेनिफिट हैं, एक बार विजिट जरूर करिएगा। ये कौन सी वीडियो खुल गई? अच्छा हाँ, ये नोट्स हैं, ज्योग्राफी के नोट्स हैं, जो प्लेट टेक्टोनिक है उसके नोट्स हैं। ठीक है, खुल गए तो देख लीजिए, ये नोट्स हैं। हम ट्राई कर रहे हैं कि जितना हो सके हम हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छी लग रही हैं चीजें तो आप शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ठीक है, और बताइएगा कैसे है कमेंट बॉक्स में, और भी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए होगी तो हमें वो भी बताइएगा, वी विल सपोर्ट।
ठीक है, हम सपोर्ट करेंगे, बस एक बार आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी जितना भी हमारा ये कंटेंट है, जितना भी हमारा कंटेंट है, जो भी पीडीएफ है और इस पर्टिकुलर सोल्यूशन की जो पीडीएफ है आपको हमारे इस अभ्यास एक्स के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, तभी हम और कुछ कर पाएंगे। ठीक है, ये मॉडल पेपर 2 है, तो अब हम लोग 31 से लेकर के 55 तक के क्वेश्चन को क्विकली करेंगे और अच्छे से करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 31 का कह रहा है कि नेम बताना है प्लेस उस जगह का वेयर द एक्सकेवेशन, जो एक्सकेवेशन कराया गया, उत्खनन कराया गया, उसमें एविडेंस मिले हैं मैरीटाइम ट्रेड, और कब पीरियड के, किस पीरियड के, तो भाई हड़प्पन कल्चर का, मतलब आईवीसी के टाइम पे, किस जगह पर हमें इसके मैरीटाइम के एविडेंसेस मिले हैं, तो भाई वन एंड ओनली लोथल। ठीक है, जो भी सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने मल्टीपल अटेम्प्ट्स दिए हैं, उनके लिए तो ये इजी सवाल होगा। ठीक है, अब एक बार हम लोग क्या करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, आपसे क्या पूछेंगे आईवीसी में, अक्सर जो आईवीसी से क्वेश्चन आते हैं वो 2 से 3 तरीके से आते हैं। आपसे क्या पूछेंगे, आईवीसी में आपसे कह देंगे कि उस पर्टिकुलर आईवीसी के जो साइट्स हैं, वो साइट्स प्रेजेंटली कहाँ पर हैं। ठीक है, किस स्टेट में है, ठीक है, और किस कंट्री में है। ठीक, साइट्स और उनकी रिवर, किस रिवर के कॉर्नर में है या किस रिवर के साइट में है, बैंक में है, ये भी पूछ लेते हैं, क्योंकि हर मोस्टली जो साइट्स हैं वो किसी न किसी रिवर के बैंक में किनारे ही थी, तभी तो वो इतनी फल फूल रही थी। ठीक है, दूसरा तीसरा क्या पूछेंगे, पर्टिकुलर साइट्स और उनके फीचर पे क्वेश्चन पूछेंगे। ये मैं आपको ट्रेंड बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट थीम एंड ट्रेंड्स हैं, ये ऐसे नहीं बता रहा हूँ। आईवीसी आप पढ़िएगा तो इतना ही पढ़िएगा, ज्यादा घुसिएगा नहीं उसमें अंदर। ठीक है, जैसे एक डेमो ये था फीचर वाले का, साइट्स और उनकी फीचर, तो लोथल एक साइट थी, उसका फीचर क्या है कि मैरीटाइम ट्रेड है। ठीक है, मैरीटाइम ट्रेड है, तो ये चीज है। अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं इस पे पर्टिकुलर एक वीडियो बना दूंगा कि आईवीसी की इंपॉर्टेंट जितनी साइट्स हैं और उन पे क्या हमें इंपॉर्टेंट पढ़ना है, तो मैं आप कहेंगे तो मैं एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, ये चीज मैं कर दूंगा। ठीक है, आप बोलिएगा, बाकी बना ही दूंगा मैं वीडियो जिससे हो जाए, क्योंकि थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे देखिए चार्ट लगा दिया, आपको नोट्स मिलेंगे, तो आपको यहाँ पे रिवर, इस रिवर के कॉर्नर में कौन सी साइट्स हैं, ये आपको मिल जाएगा। नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, तो इस पर्टिकुलर सोल्यूशन की वीडियो का जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ पर्टिकुलरली आपको इस टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं एक काम करता हूँ, चलिए मैं वीडियो के थ्रू ही आपको बता दूंगा, अभी इसमें ज्यादा करना सही नहीं है। अब 32 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फर्स्ट मास मूवमेंट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी। बहुत लोग कहोगे आपसे कि एनसीएम है, बट आई वुड से नो, चंपारण सत्याग्रह वाज द फर्स्ट। क्यों, देखिए नेशन वाइड अगर बोला जाएगा तो मैं मान लूंगा कि भाई नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है, लेकिन नेशन वाइड नहीं लिखा है। मास मूवमेंट जो पहली बार महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया, वो चंपारण में ही था। उस समय चंपारण में ही सबसे ज्यादा चलाया गया, क्योंकि चंपारण बिहार में था, और बिहार के चंपारण रीजन के उसके आसपास के जितने भी इंडिगो फार्मर्स थे, वो कलेक्टिवली गांधी जी के साथ उस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो मास लेवल पे जो मूवमेंट हुआ था वो यहीं से ही शुरू हुआ था पहले। ठीक है, अब कहते बहुत लोग हैं कि भाई एनसीएम है, बट आई वुड से कि ये आंसर होगा। ठीक है, ये आंसर होगा। अब देखिए ये था क्या, ये तीन कटिया सिस्टम के अगेंस्ट था, तीन कटिया सिस्टम के अगेंस्ट था। सिस्टम क्या था, तो इसका ये तीन याद रखेगा। तीन क्या था, जो उस समय बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट के जो इंडिगो फार्मर्स थे, उनको जो ब्रिटिश प्लांटर्स थे वो उनको फोर्स कर रहे थे कि आप अपने 3 आउट ऑफ 20 फील्ड में, मतलब उनके जितना फील्ड है उसके 3 आउट ऑफ 20 पार्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, यही तीन कटिया हो रहा है, तीन पार्ट में आपको इंडिगो ही उगाना है और कुछ नहीं उगाना है। मतलब फोर्स कर रहे हैं कि आपको इंडिगो ही उगाना है और कुछ नहीं उगाना है अपने इतने पार्ट में। तो मतलब इस फोर्स के अगेंस्ट इंडिगो फार्मर्स चले गए, मतलब प्लांटर चले गए और उनको फोर्स करने लगे। तो ये जो प्लांटर्स थे वो महात्मा गांधी जी के पास गए, एमके गांधी के पास गए। जब एमके गांधी जी के पास गए तो एमके गांधी जी ने इसके लिए, इसके अगेंस्ट में एक मूवमेंट चलाया, सत्याग्रह चलाया, सत्याग्रह चलाया। ठीक है, सत्याग्रह जब चलाया, तो जब सत्याग्रह चलाया तो उसी सत्याग्रह में इसे फर्स्ट सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट भी कहते हैं।
सिविल डिसोबीडियंट, क्योंकि इसमें डिसोबीडियंट किया गया था, तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये आंसर होगा। मेनली किस लिए किया गया था ये चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट? तो चंपारण सत्याग्रह मूवमेंट किया गया था इंडिगो जो प्लांटर्स थे उन्होंने किया, इंडिगो जो फार्मर्स थे उन्होंने इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट किया था और तीन कटिया सिस्टम के अगेंस्ट किया था। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ समय बाद जो खेड़ा सत्याग्रह है वो भी लाया गया था। ठीक है, खेड़ा मूवमेंट लाया गया था और फिर ऐसे ही बहुत से मूवमेंट धीरे धीरे चलने लगे थे, गांधी जी ने चलाने थे ऐसे मूवमेंट। अब 33 क्वेश्चन क्या है, 33 क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द अमंग दी मेंशन इंडियन स्टेट डू नॉट शेयर बॉर्डर विद द म्यांमार, मतलब इनमें से कौन स्टेट म्यांमार से बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। तो मैंने बताया था आपको कि बॉर्डर जो शेयरिंग वाला है वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैपिंग का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे है, ये म्यांमार है आपका पूरा। ठीक है, देखिए मिजोरम म्यांमार से बॉर्डर शेयर कर रहा है, कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, ये चलेगा। म्यांमार देखिए बॉर्डर शेयर कर रहा है, मणिपुर बॉर्डर शेयर कर रहा है, नागालैंड बॉर्डर शेयर कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर शेयर कर रहा है। ठीक है, तो कौन बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है? तो मेघालय, देखिए मेघालय आपका यहाँ पे है, तो याद रखिए मेघालय लैंड लॉक्ड है। तो जो भी कंट्री लैंड लॉक्ड है ये देखिए लैंड लॉक्ड है अपने तरीके से। अरुणाचल प्रदेश कर रहा है, मिजोरम कर रहा है, नागालैंड नहीं कर रहा है, नागालैंड कर रहा है सॉरी, मेघालय नहीं कर रहा है। कौन नॉट शेयर बॉर्डर विद म्यांमार? मेघालय, ये आंसर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, मैंने इसीलिए मैप लगाया है ताकि आपको वहीं पे ही समझ में आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच, इनमें से कौन करेक्टली मैच नहीं है? तो देखिए इन्होंने इन्होंने कोई साइन नहीं दिया कि ये पर्टिकुलरली रीजन किस पर्टिकुलर स्पेसिफिक के लिए फेमस है। बस क्लियर, राउरकेला उड़ीसा, जमशेदपुर झारखंड, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, भिलाई और मध्य प्रदेश। एक्चुअली में दीज आर दी स्टील प्लांट्स हैं। ठीक है, स्टील के प्लांट्स इंडस्ट्री हैं जो इन्हीं रीजन्स में आपको ज्यादातर मिलेंगी। ठीक है, तो ये उन्हीं से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसमें क्या राउरकेला उड़ीसा में है, जहाँ पे जहाँ पे ये आपकी स्टील की फैक्ट्री है। ये राउरकेला स्टील की फैक्ट्री कहाँ पर है? ये राउरकेला कहाँ पर है जहाँ पे सबसे ज्यादा स्टील प्लस मतलब जहाँ पे स्टील की फैक्ट्रीज है, मतलब इन इन रीजन में आपको स्टील की फैक्ट्रीज मिल जाएंगी, इतना याद रखिएगा। तो क्या ये पर्टिकुलर इन स्टेट्स में ही है, ये आपसे पूछ रहा है मैचिंग में। तो क्या राउरकेला उड़ीसा में है? तो एक बार देख लेते हैं, ये देखिए राउरकेला क्या उड़ीसा में है? ये राउरकेला, और राउरकेला हम देख रहे हैं उड़ीसा में ही है। हाँ, राउरकेला तो उड़ीसा में है, तो ये तो करेक्टली मैच है। जमशेदपुर हम बहुत बार सुनते भी हैं भाई, जमशेदपुर जमशेदपुर। ठीक है, तो दुर्गापुर, दुर्गापुर कहाँ मिलेगा आपको? पहले बी देखते हैं, दुर्गापुर कहाँ मिलेगा? तो दुर्गापुर आपको मिल रहा है वेस्ट बंगाल, तो हाँ दुर्गापुर आपको वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, ये भी सही है। भिलाई आपको कहाँ मिल रहा है? भिलाई आपको यहाँ पे दिया गया है छत्तीसगढ़, और इन्होंने क्या लिख दिया है भिलाई को? भिलाई को लिख दिया है मध्य प्रदेश। क्या लिख दिया है? मध्य प्रदेश। देखो यहीं पे खेल कर दिया गया, यहीं से खेल कर दिया गया। ऐसे खेल कहाँ होते हैं? ऐसे खेल यहीं होते हैं, सवालों में ऐसे खेल होते हैं स्टेट्स को ही बदल करके। तो यहाँ पे क्या होगा? छत्तीसगढ़ होगा। बाकी ये जमशेदपुर तो हम झारखंड सुनते ही सुनते हैं, टाटास का पूरा वो है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। और ये किस लिए फेमस है ये जगह है? तो ये दीज आर द फेमस फॉर द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू स्टील इंडस्ट्रीज इन इंडिया। ठीक है, इंडिया के स्टील इंडस्ट्रीज के लिए ये फेमस है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। बोकारो जो मेरे ख्याल से जो होता है, ये आपका बोकारो और भिलाई में सबसे ज्यादा ही होता है आपका प्रोडक्शन स्टील का। ठीक है, ये दोनों जगह में इक्वली चलता है, कभी वो आगे कभी वो पीछे। ठीक है, अब देखिए 35 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंडियाज द हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हैज बीन रीनेम्ड, उसको दोबारा दूसरे नाम से कर दिया गया, किस पर्सनालिटी में? तो भाई ये है मेजर ध्यानचंद। अब ये मेजर ध्यानचंद थे कौन? तो मेजर ध्यानचंद थे आपके हॉकी के, जो जब आप और हम पैदा नहीं होंगे हमारे बाबा के समय में थे, ये थे, तब के ये थे। अब उन्होंने किया क्या था? मेजर ध्यानचंद 1995 से 1979 तक थे, ये हॉकी के प्लेयर थे। इन्होंने इंडिया को हॉकी के में क्या दिलाया है? गोल्ड दिलाया है हॉकी के मैच में। ठीक है, तो इन द फील्ड ऑफ द हॉकी प्लेयर वाइडली रिगार्डेड एज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फील्ड हॉकी प्लेयर all time who secured the more than 1000 goal over a 20 years career from 1926 to 1948। इंडिया जब इंडिपेंडेंस नहीं हुई थी उससे पहले ये खेल रहे थे और खूब
ज्यादा ही इनकी इनकी और नेहरू जी की चलती थी, ठीक है, तो वो चीजें थी। अब अब ये खेल रत्न अवार्ड तो है। अब मैंने आपको बताया था ना कि अवार्ड्स पर्टिकुलरली गेम और सिनेमास में, फिल्म में इम्पोर्टेंट हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि ये पर्टिकुलरली जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड है खेल का, अभी मोस्ट रिसेंट किसने किसने किसको दिया गया है, तो मुकेश को दिया गया है जो चेस के हैं, ठीक है, हरमनप्रीत सिंह को दिया गया है, प्रवीण कुमार को दिया गया, मनु भाकर को दिया गया। तो इन इन आपको इन पांच को इस बार जो खेल रत्न अवार्ड है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, वो इनको दिया गया, इन पांच को। तो याद रखिएगा, इनके नाम पूछ सकता है आपसे, ठीक है। और फर्स्ट विनर जो थे विश्वनाथ आनंद थे। पहले विनर कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे, जिन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था। तो ये मेजर ध्यानचंद वाला नहीं, जब ये इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, 1991 में इसे शुरू किया गया था, राजीव गांधी जी की याद में शुरू किया गया था, तब पहली बार जिसे मिला था ये खेल रत्न अवार्ड, वो विश्वनाथ आनंद को मिला था, और जिनका रिलेशन चेस से है, ठीक है, आप सभी इनको जानते होंगे, ठीक है। तो इनको पहले मिला था। और अभी जो आपको 2020, जब ये आपका 2001 में स्पोर्ट जो शूटर है यंगेस्ट जिसे मिला है, वो आपके अभिनव बिंद्रा को मिला है, यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ दी ये, ठीक है। 2021 में इनको आसपास मिला है, उसके बाद ही मिला है, ठीक है, इस चीज को क्लियर कर लीजिएगा। अब देखिए आपका ये वाला देखिए 37 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 37 क्वेश्चन कहता है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। The name the organization organized the World Sustainable Development Summit, an annual flagship event which provide a platform to discuss, deliberate over the climate issue of the universal importance। मतलब यूनिवर्सली जो इम्पोर्टेंस क्लाइमेट इश्यूज है उनको डिस्कस करने के लिए ये जो वर्ल्ड सस्टेनेबल समिट है, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट है, ये कौन ऑर्गेनाइज कराता है? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज कराता है? उसका नाम क्या है? तो वन एंड ओनली ये आपकी टेरी, द एनर्जी एंड द रिसोर्स इंस्टीट्यूट, टेरी। देखिए मैं इस पे थोड़ा सा डिटेल आपको दे देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है? आपको ये पता चल रहा है कि वो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। वो क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि आपसे कह देंगे कि भाई आपको एक पर्टिकुलर सबमिट दे देंगे, कह देंगे कि ये सबमिट, इस सबमिट के ऑर्गेनाइजर का नाम बता दीजिए, ऑर्गेनाइजर का नाम बता दीजिए, कौन ऑर्गेनाइज करता है, रिसेंटली ये सबमिट कहाँ हुई, तो प्लेस का नाम बता दीजिए। क्या हो रहा है ये? प्लेस का नाम बता दीजिए। और क्या कह देंगे? आपसे ये कह देंगे कि इसमें जो सबमिट थे उस सबमिट में मेंबर तो फिलहाल नहीं पूछेंगे आपसे, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजर जो जो ऑर्गेनाइज करता है प्लेस पूछ लेंगे, और इसका मोटो पूछ लेंगे कि मोटो क्या है इसका, ठीक है, डबल टी, तो मोटो पूछ लेंगे। तो ये पूछेंगे, तो सबमिट कभी भी पढ़िएगा तो ये तीन चीजों के अलावा कभी और कुछ मत पढ़िएगा इस पेपर में, अगर आप एफपैट तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट इस एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है, मतलब एनुअल लेवल पे कॉन्फ्रेंस होती है, जिसे कौन ऑर्गेनाइज कराता है? तो टेरी कराता है। द इंडिपेंडेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये क्या है? इंडिपेंडेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसे कब इंस्टीट्यूट किया गया था? इट वाज इंस्टीट्यूटेड इन दी 2001 एज अ दिल्ली सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, ठीक है। अब इसे वर्ल्ड लेवल पे कर दिया गया है, मतलब पहले पहले इसका नाम क्या था? दिल्ली सस्टेनेबल, पहले नाम से इसका क्या था? दिल्ली सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। अब इसे वर्ल्ड कर, दिल्ली की जगह वर्ल्ड कर दिया गया है, ठीक है। दिल्ली की जगह क्या कर दिया गया? वर्ल्ड कर दिया गया, मतलब वर्ल्ड लेवल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कर दिया गया। तो 2026 का ये सिल्वर जुबली अभी है। देखिए क्वेश्चन इसने क्यों ये ऑप्शन रखा है, मैंने अभी पिछली वीडियो में बताया था कि जिन भी चीजों के 10 साल 25 साल हो रहे हैं वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसके ये 2001 से शुरू हुआ था, अभी 2025 चला गया, 26 आया है, तो 2026 में इसके 25 साल हो रहे हैं, सिल्वर जुबली आ रही है। तो सिल्वर जुबली, और ये इतना इन्वायरमेंट से रिलेटेड है ये, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो इसके क्वेश्चन आने के तो तय है। इससे रिलेटेड देखिए, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका डिटेल में दे दिया है, ठीक है। इसकी इस बार अम्ब्रेला थीम क्या है? तो ट्रांसफॉर्मेशन है, विजन वाइसेस वैल्यूज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। 25th एडिशन कहाँ होने वाला है? तो ये आपका होगा न्यू दिल्ली में, हैबिटाट सेंटर में। कब से कब तक हो? 25 ये आपके 25 से 27 फरवरी तक चलेगा, ठीक है, इंडिया में, दिल्ली में, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, इसलिए मैंने ये चीज आपको दे दिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे ये दूसरा पूछ रहा है, 38 पूछ रहा है, क्या कह रहा है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोल्क म्यूजिक ऑफ द राजस्थान। राजस्थान का फोल्क म्यूजिक क्या है? तो क्या
पंडावनी है, तापा है, चक्री है, लोटिया है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है लोटिया। लोटिया देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, मैं आपको अलग से ही बताता हूँ। ये जो आपका ए है लोटिया, ये राजस्थान का फोल्क है, फोल्क म्यूजिक है, ठीक है, जिसमें क्या है, जिसमें म्यूजिक के जो रिफ्लेक्ट है वो वहाँ के राजस्थान के कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है। और ऑफन ये एक लोटिया फेस्टिवल से रिलेटेड होता है, जिसे हम लोग कब करते हैं, चैत्र मंथ में, चैत्र चैत्र मंथ में सेलिब्रेट करते हैं। किस मंथ में, चैत्र मंथ में। किस फेस्टिवल से रिलेटेड है, तो लोटिया फेस्टिवल से रिलेटेड है, ठीक है। ये ऑलरेडी पहले शायद एफकेट में आ चुका है, ठीक है। और जो ये बी वाला है, ये पंडावनी, क्योंकि देखिए फोल्क बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पर्टिकुलरली हर एक जगह के फोल्क म्यूजिक की मैंने पिछली वीडियो में बताया था, एक लिस्ट बना देगा, या तो मुझे कमेंट कीजिए तो मैं आपको बना के वीडियो दे दूंगा, ठीक है, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं दे सकता हूँ, लेकिन ऑन डिमांड ही ये चीजें होंगी, ऐसे नहीं होंगी, ठीक है। तो बताइएगा आप, ठीक है। तो जो बी है, जो ये फोल्क सॉन्ग है, ये पंडावनी है, ये दरअसल छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन जगहों पे गाया जाता है, ठीक है, ये वहाँ का मूल सॉन्ग है। और ये जो आपका ये सी है, चक्री, चक्री जो है, ये चक्री कहाँ का है पता है आपको, चक्री ये नाम से ही लग रहा है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर, ये वहाँ पे बहुत पॉपुलर सॉन्ग है चक्री, गूगल करके देखिएगा, बहुत पॉपुलर है। तापा आपका ये पंजाब में है, ठीक है, नाम से ही लग रहा है पंजाब, तापा पंजाब। और पंजाब में ये कैमल राइड जब होती है ना, वहां पर लोग कैमल राइड के दौरान करते हैं। तो देखिए लोटिया, ये लोटिया गाने वाले लोग हैं, ये पूरी इमेज लोटिया वालों को दिखा रही है, ठीक है, गाने वालों को, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। 39 क्या था, द फेमस पेंटिंग द लास्ट सुपर, द लास्ट सुपर वॉज पेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिस्ट। ये पेंटिंग है लास्ट सुपर की, जूम कर देता हूँ एक बार देख लीजिए, लास्ट सुपर, ये लास्ट सुपर की है। क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि ये लास्ट सुपर की पेंटिंग बनाई किसने है भाई, किस आर्टिस्ट ने बनाई है। तो वन एंड ओनली लियोनार्डो दी विंची। हम लोग इसे वर्ल्ड हिस्ट्री में पहले ही पढ़ते हैं, ठीक है, और ये नाम भी बहुत तरीके से सुनाई दे जाता है, ठीक है। तो इसका याद रखिएगा। आपका होमवर्क क्या है, आपको ये जो अदर नाम है एक बार इनको गूगल करके देख लेना है, ठीक है। उनसे रिलेटेड जो भी पेंटिंग या जो भी आपको इनका आर्ट दिखता है ना, उसे नोट डाउन कर लीजिए, कुछ नहीं करना है, बस गूगल करके इनकी जो एक पर्टिकुलर पेंटिंग हो या उनकी कोई पर्टिकुलर क्रिएशन हो, और एक ही दो जो सबसे पहले आपको ऊपर दिख जाए उसको लिख लीजिएगा बस, इनके भी, ठीक है। पूछ सकते हैं वो, देखिए वो क्वेश्चन इन्हीं ऑप्शन से ही पर्टिकुलरली आपको घूम के मिल जाएगा। समझ लीजिए ये आपके सामने ये दो पेपर, एक समझ लीजिए कि आपके सामने उन लोगों ने पेपर रख दिया है, जिससे पर्टिकुलरली घुमा के पूछ सकते हैं, वो कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली 5 से 6 क्वेश्चन तो आपको इसमें से मिल ही जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने इसकी वीडियो बनाई है। नेम द फिल्म हैज बीन अवार्डेड, देख लीजिए अगेन अवार्ड पे क्वेश्चन आ गया, क्या अवार्ड पे क्वेश्चन आ गया, फिल्म के अवार्ड पे क्वेश्चन आ गया। 67th नेशनल फिल्म अवार्ड इन द सिट कैटेगरी ऑफ द बेस्ट फिल्म इन्वायरमेंट कंजर्वेशन। तो इन्वायरमेंट कंजर्वेशन पे बेस्ट फिल्म जो 67th नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया था, जिसे 2021 में दिया गया था, तो वो कौन सी थी, तो वाटर बरियल थी। कौन सी थी, वाटर बरियल थी। क्या थी ये, ठीक है, इस फिल्म में वाटर बरियल के बारे में कहा गया था, इसे किसने डायरेक्ट किया था, तो शांतनु सेन ने किया था। इंस्पायर्ड किससे थी, ये असम के नोवेल साबा कोटा मानू से ये इंस्पायर्ड थी, ठीक है। और ये जो वहाँ की जो मोनापा ट्राइब है अरुणाचल प्रदेश की, उनके रिचुअल से रिलेटेड थी, ठीक है। कौन किन से इंस्पायर थी, असम के एक नोवेल, जो असमीज जो नोवेल है, असम का एक नोवेल है साबा कोटा मनु, उन्होंने अरुणाचल प्रदेश की एक ट्राइब के कल्चर पे लिखा, उस पे एक फिल्म है वाटर के कंजर्वेशन पे। तो वाटर कंजर्वेशन पे पर्टिकुलरली अरुणाचल प्रदेश की जो मोनापा ट्राइब है, उस पे असम के एक राइटर ने लिखा नोवेल, और उसी पे एक पिक्चर बन गई है वाटर बरियल, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, वाटर कंजर्वेशन का ठीक ठाक नाम है, ठीक है, ठीक ठाक ये है। आपका काम क्या है कि मत करिएगा, केवल इतना ही याद रखिए, ठीक है। चलिए ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे ऐड और कर दिया है कि बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड किसको मिला था, तो मराकार को मिला था, ठीक है। और बेस्ट जो नॉन फीचर बुक का अवार्ड था, तो इंजीनियर ड्रीम को मिला था। दादा फाल्के अवार्ड उस समय किसमें को मिला था, तो रजनीकांत जी को मिला था। तो ये याद रखिए, सबसे ज्यादा जो आपको अवार्ड मिले थे किसको मिले थे, तो मराकर को मिला था, द लायन ऑफ द अरेबियन सी, ठीक है। ये उसी समय का है जब 967th अवार्ड चल रहा था। आपने अगर नोटिस किया हो तो इन लोगों ने जो अवार्ड और ये चीजें दी थी, तो ये साल 2020 या 21
20-22 के ही अवार्ड को यहाँ पे क्वेश्चन में डाल रहे हैं। पेपर मॉडल पेपर 1 में भी आप यही देखोगे ट्रेंड को, और इसमें भी यही ट्रेंड देखोगे, ठीक है। अब ये 41 क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, और ये मेटल दिया है, तो किस मेटल में ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। क्या कह रहा है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको क्या लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी का जो बेस्ट कंडक्टर है, हीट का जो बेस्ट कंडक्टर है, वो क्या होगा। तो भाई हमें पता है कि इसका सिल्वर होगा, ठीक है। अब दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि हाईली रेसिस्टेंट टू कोरेशन, मतलब जो होता नहीं है कि जो घिसाव जंग वाला होता है, तो वो उससे कौन है, तो रोडियम है, ठीक है। तो 1 का 4 और 2 का 3, 1 का 4 2 का 3, कहीं और भी है, नहीं नहीं 1 का 4 और कहीं नहीं है, तो बस देख लीजिए यहीं से ही आंसर निकल आया। देखिए मैं आपको लॉजिक बताता हूँ, आप 4 ऑप्शन देख करके उनकी मैचिंग को देख के डरिए मत। एग्जामिनर इन लोगों, ये लोग पता क्या कर रहे हैं, ये लोग सेट ही ऐसे कर रहे हैं कि आप तुरंत पकड़ लो, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहे हैं। अगर आपको 4 में से 2 का भी आता है ना, और 2 में से 1 आपको प्रॉपरली आता है और दूसरा आपको ब्लर आता है, यू टेक अ लॉजिकल गेस। लॉजिकल गेसिंग ले लो भाई, मैं सही बता रहा हूँ, लॉजिकल गेसिंग ले करके ऑप्शन पे तुरंत आओ और देखो और मार्क करके निकल जाओ, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। बाकी जो ये ऑप्शन ए है, बाकी आप मैच कर ही लीजिएगा किससे किससे मैच कर रहा है, ठीक है। अब सबसे इजी क्वेश्चन, जिन्होंने भी मुझसे वो पॉलिटी की क्लासेस पढ़ी हैं उनको, या मेरे उन कैट के जो मैंने अभी क्वेश्चन की सीरीज लेकर आया था मैं एफ कैट के, ऑलमोस्ट जो क्वेश्चन मैंने कराए थे, तो उसमें सेकुलर का मैंने बताया था कि कैसे सेकुलर, किस अमेंडमेंट के थ्रू सेकुलर को ऐड किया गया। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सेकुलर के साथ साथ और कौन सा टर्म पर्टिकुलरली ऐड किया गया है विथ सेम अमेंडमेंट, ठीक है, ठीक है, याद करिएगा। और ये किस में ऐड किया गया है, सेकुलर किस में ऐड किया गया, ठीक है, इसमें ऐड किया गया। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट है, ये याद रखिएगा। मैं आपको काम देता हूँ, आप 44 कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, 52nd कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट। दरअसल मैंने इनमें भी अपनी जो मेरी, आप जाएंगे तो पॉलिटी की आपको लाइव क्लास की वीडियो मिल जाएगी, मेरे लाइव वाले सेक्शन पे जाएंगे आप, तो एफकैट की पॉलिटी वाला आपको वहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगी, जिसमें मैंने क्वेश्चंस के फॉर्म में इनको करा रखा है, प्लस मैंने नोट्स भी दे रखा है इसके, ठीक है। तो उसको देखेंगे तो आपको ये मैं अमेंडमेंट मैंने करा रखे हैं, ठीक है, अभी रिसेंटली वो मैंने क्लास ली है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट मैंने उसमें करा रखे हैं, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी वहां पे लिखा रखा है, ठीक है। तो देख लीजिए वही क्वेश्चन यहाँ पे उठ के आ गया है, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब 43 जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी डेवलप्ड द यूपीआई बेस्ड पेमेंट इंटरफेरेंस भीम। अब भीम 2.0 कर लो या भीम 2.0 कर लो या वन वन ही रखो, हमें उससे मतलब थोड़ी ना है, डेवलप करने वाली तो कंपनी एक ही है ना, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भीम। जो मेनली इंस्पायर्ड है, मेनली डिवोटेड है किस पे है, बाबा साहब पे है, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर। और तब भारत इंटरफेस फॉर मनी है, इज एन इंडियन ओन्ड, ये एक सरकारी मोबाइल ऐप है, ठीक है, जिसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन एनपीसीआई ने डेवलप किया है, और बेस्ड ऑन द यूनिफाइड पेमेंट कॉर्पोरेशन पेमेंट इंटरफेस, मतलब यूपीआई के बेस्ड पे डेवलप किया। यूपीआई जो रिवॉल्यूशन है वो इसी ऐप के थ्रू ही शुरू हुआ, बाकी फिर उसके बाद गूगल पे आपको दिखेंगे, पेटीएम दिखेंगे, वो सब इसके बाद ही आए हैं, ठीक है ना। और कब लॉन्च हुआ है, 2026 में, तो ये डेट भी याद रखिएगा कब लॉन्च हुआ है, 2026 में लॉन्च हुआ है। एंड इंटेंडेड टू फैसिलिटेट द ई पेमेंट डायरेक्टली थ्रू द बैंक और इनकरेज द कैशलेस ट्रांजेक्शन। ये चीजें तो आपको पता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब फाइनेंशियल टास्क एक्शन टास्क फोर्स कैसे हो सकता है भाई, कैसे हो सकता है बताओ मुझे, ये तो आंसर होगा ही नहीं, ठीक। अब सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड, ये सेबी है, सेबी आपको पता हो तो सेबी स्टॉक की बातें करती है, स्टॉक मार्केट की बातें करती है, तो ये तो होगा ही नहीं। कंफ्यूजन आपको इन दोनों में हो सकता है, उसमें भी पेमेंट दिख रहा है आपको, इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगा, लॉजिकल गेस भाई, लॉजिकल गेस। ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ो, स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ो, पेमेंट, यूपीआई पेमेंट, आंखें खोल के पढ़ोगे ना तो मैचिंग दिख जाएगी तुमको खुद ही, मैं सही बता रहा हूँ। जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं ना, टफेस्ट एग्जाम इंडिया का सीएससी मैंने उससे दिया, और मैंने उस एग्जाम को क्वालिफाई किया है किस बेसिस पे पता है, लॉजिक के बेसिस पे, क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो लॉजिक के बेस पे किए जा सकते हैं, और ये दिस इज द लॉजिक। भाई आप शांत दिमाग से पेमेंट देखो, क्वेश्चन को पहले ढंग से पढ़ो, आंसर उन्हीं में ही छुपे होते हैं, ठीक है। कुछ चीजें बिना पढ़ के की जा सकती हैं, ठीक है, बस आप प्रेशर लेके मत जाओ। मैच द फॉलोइंग 44 क्वेश्चन। अब कह रहा है विटामिन, और किस विटामिन की डिफिशियंसी से
कौन सी डिसीज होती है, तो देखिए मैंने यहाँ पे डाल दी है, आपके लिए कंपाइलेशन रख दिया है भाई। विटामिन ए की कमी से कौन सी डिसीज हो रही है, तो लॉस ऑफ द विजन, वही नाइट की ब्लाइंडनेस होती है। तो विटामिन ए की कमी से क्या हो रही है, नाइट की ब्लाइंडनेस हो रही है। अगर आपको मैं आपको ये जो शीट दे रहा हूँ ना, इससे आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैं अपने टेलीग्राम पे ये डाल दूंगा, आपको ये बस ये आपको उसको वोट लेना है, ठीक है। इनसे कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको इतना भी आता ना कि विटामिन ए का 1 होगा, मतलब 4 का ये होगा 1, 4 का 1 आपको केवल यहाँ दिखेगा और यहाँ दिखेगा, ठीक। बाकी इनको आपको देखना ही नहीं है, इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, ठीक है। सी आपको पता है स्कर्वी होता है, बहुत लोगों को ये पता रहता है, जो बेसिक तैयारी करते हैं ना उनको पता होता है कि विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। लो गेम खत्म भाई, विटामिन सी स्कर्वी मतलब 3 का 4, 3 का 4 कहाँ है, यहाँ है। लो गेम खत्म, ये भी ऑप्शन गया हमारा, कोई डाउट नहीं। मैचिंग इजी है अगर आपको 2 आते हैं, मैं सही बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ मैं, अगर आपको 2 आते हैं आप लॉजिक मारो, आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, आप इसको देख लीजिएगा। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, तो रिकेट्स होता है, इसमें होता है क्या, सॉफ्ट एंड बेंट बोन हो जाती है, ठीक है। कैल्शियम की कमी से क्या होता है, बोन एंड टूथ की डिके हो जाते हैं, ठीक है। आयोडीन की कमी से क्या होता है, आपको गोइटर हो जाता है। आयरन की कमी से एनीमिया हो जाएगा, आपको वीकनेसेस आने लगेंगी, ठीक है। विटामिन बी 1 की कमी से बेरी बेरी रोग हो जाएगा, जिसमें मसल्स की वीकनेस आ जाएगी। विटामिन बी 5, बी 12, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी अगेन दिख रहा है। और विटामिन ई की कमी से जो यहाँ पे दिया भी गया है आपको, जो ये है आपको विटामिन के यहाँ पे होगा, ठीक है। ये चीज याद रख लीजिएगा, ठीक है। बाकी ऑप्शन यही, आंसर बी सही है इसका, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब ये 45 क्या कह रहा है कि वी चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब हर एक एक्शन का यहाँ पे एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। तो ये भाई न्यूटन का ये जो पर्टिकुलर सेइंग है, ये न्यूटन के किस लॉ जो मोशन का है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो बताने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने साइंस ठीक से पढ़ा है तो इस पे ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ द मोशन ऑफ न्यूटन का है, ठीक है। इतनी चीजें बताने की जरूरत नहीं है। अब ये क्वेश्चन देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है कि एयरलाइन जो ज्वाइंट वेंचर है सिंगापुर एयरलाइन और टाटा सन्स का, तो भाई एयर इंडिया तो होगा ही नहीं, क्योंकि एयर इंडिया तो जब स्टैब्लिश की गई थी, अगर आप लोगों को पता हो, तो टाटाज ने की थी। उसके बाद गवर्नमेंट ने इससे क्या कर लिया था, एक्वायर कर लिया था। अभी फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे दोबारा टाटाज को बेच दिया है, ठीक है, एयर इंडिया को टाटा को भेजा। तो ये तो ज्वाइंट वेंचर तो हो नहीं सकता। गो एयर तो बिल्कुल नहीं। स्पाइस जेट या विस्तारा में आपको हो सकता है, लेकिन अब आगे यहीं पे देखिए, तारा, तारा चीक चीक के क्वेश्चन कह रहा है, हिंट दे रहा है चीक चीक के। टाटास कभी भी नाम लिखते हैं ना, याद रखिए, टाटास जो होते हैं वो अपने हर एक जो वेंचर होता है उनके, उस वेंचर का जो नाम आप देखोगे, तो वो नाम उनके उसके उस पर्टिकुलर नाम में आपको उनके टी जरूर दिखेगा, ठीक है। जैसे तनिष्क, टी जरूर दिखेगा, ये तनिष्क, ठीक है। और तो आपको जितनी भी आप उनके लीजिए, मोस्टली जो ब्रांड है उसमें, जैसे जैसे टाइटन घड़ीज होती है ना, वॉच टाइटन की, ठीक है। सोनाटा, आ विस्ता, मतलब लॉजिक है, दिस इज जस्ट लॉजिक। एग्जाम में मतलब आपको ऑप्शंस को देखना पड़ेगा, क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, दिस इज द जस्ट लॉजिक, ठीक है ना। विस्तारा, और बाय गॉड यही आंसर है। विस्तारा इज द ज्वाइंट ओन, ठीक है, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर एयरलाइन। टाटा सन्स इसमें सबसे ज्यादा स्टेक्स को ले रही है, 51% को, सिंगापुर 49% को ले रहा है। और अभी रिसेंटली इससे इस ज्वाइंट वेंचर को मर्ज कर दिया गया एयर इंडिया के साथ में, ठीक है, याद रखिएगा। जिसे ओन कर रहे हैं टाटा सन्स थी, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए 3 क्वेश्चन मैंने आपको एकदम लॉजिक बेसिस बता दिया, एक ये लॉजिक बेसिस पे, एक ये लॉजिक बेसिस पे, एक इससे ऊपर वाला लॉजिक के बेसिस पे, एक ये लॉजिक के बेसिस पे। मतलब देख लीजिए कितने क्वेश्चन लॉजिक पे हो रहे हैं, केवल को लॉजिक लगाना है। मतलब वो लॉजिक क्या है, आपको ऑप्शंस को सही से पढ़ना है, क्वेश्चन को सही से पढ़ना है, और स्टेटमेंट को सही से पढ़ना है। इन 3 चीजों को रीड सही से करना है। सही से रीड का मतलब ये है कि कामली रीड करना है। जब आप कामली बैठोगे तो ये सब चीजें कर लोगे। उमंग पोर्टल पे क्वेश्चन पूछा है कि यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, गवर्नेंस गवर्नेंस मतलब जानते हो ना आप लोग, शासन, तो शासन से रिलेटेड जो ऐप है। तो कह रहा है, देखिए यहीं पे देखिए, अब ये इस आंसर को कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहा है, उमंग ऐप प्रोवाइड एक्सेस ओनली ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज।
क्या कोई ऐसा ऐप गवर्नमेंट बनाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें केवल आप सेंट्रल गवर्नमेंट की ही सर्विसेज लो, स्टेट गवर्नमेंट की ले ही नहीं सकते हो? इंडिया हमेशा टॉक अबाउट द यूनिटी। क्या एक पर्टिकुलर स्टेट को आप किनारे कर दोगे, स्टेट्स की बात नहीं करोगे? तो मोस्ट प्रोबेबली ये गलत होगा, ये गलत है, ठीक है? बिकॉज क्यों, दिस प्लेटफॉर्म सिटीजन है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के लोकल गवर्नमेंट तक की आप सर्विसेज की ले सकते हो। तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। जैसे वन आपने काटा, ये भी कटा, ये भी कटा। वी जस्ट लेफ्ट विद द सी एंड डी, बी सॉरी। तो 2 और 3 से हम बचे हैं उसमें, ठीक है? 2 और 3 में हम बचे हैं, 2 और 3 पे हम बचे हैं, तो 2 तो पक्का सही होगा, 2 तो पक्का सही है क्योंकि दोनों में है। तो ऐप इज अवेलेबल फॉर एंड्रॉयड, आईओएस, विंडोज एंड के आईओएस। तो बिल्कुल भाई अवेलेबल होगा कि नहीं? आपको एक पर्टिकुलर ऐप की अगर एक्सेस बढ़ानी है कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसके सर्विसेज को ले सके, आप ट्राई तो यही करोगे ना भाई, लॉजिक लगाओ, ट्राई तो यही करोगे ना कि भाई इसे हर एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल कराओ। बिल्कुल भाई, ये तो बिल्कुल सही होगा, नो डाउट, दिस इज द राइट ऑप्शन, राइट स्टेटमेंट। अब ये क्या कह रहा है, देखो हंसी आएगी आपको। द उमंग इज करंटली, मतलब इस समय एप्लीकेबल है ओनली इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेजेस। बताइए क्या ऐसा होगा? नहीं ना गुरु, ऐसा नहीं ना होगा। कोई भी गवर्नमेंट ऐसा चाहेगी नहीं। अब इस समय एआई के समय में तो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि वो केवल 2 ही लैंग्वेज तक लिमिटेड रहे। अगेन वही है, अगर आप इसको केवल 2 लैंग्वेज तक ही रख दोगे तो अगेन इसकी एक्सेसिबिलिटी रुक जाएगी ना। मतलब साउथ इंडियन स्टेट्स क्या करेंगे, वहां की जो विलेज की पॉपुलेशन है वो क्या करेगी? वो इन सर्विसेज को कैसे लेगी? इन्हें हिंदी भी नहीं आती है और इंग्लिश भी नहीं आती है। नॉर्थ ईस्ट वाले क्या करेंगे, क्या करेंगे? ये पर्टिकुलर गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए ही ये है। गवर्नमेंट सर्विसेज क्या, आपको आधार रखना है, एप्लीकेशन कराना है, अपडेट कराना है, मतलब ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज अंडर द वन प्लेटफॉर्म, ये चीज है। तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है? बाकी 3 भी गलत ही है इसका, ठीक है? तो लॉजिकली पढ़िए स्टेटमेंट्स को, आप आंसर कर लोगे, ठीक है? थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ, क्या ये हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है इंडिया में? विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग ओकेशन मार्क द सेलिब्रेशन ऑफ द नेशनल साइंस डे? बताने की जरूरत ही नहीं है भाई। सीवी रमन, जब इन्होंने द डे विन सर जो रमन इफेक्ट इन्होंने डिस्कवर किया था, पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है? कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स द क्रॉप्स, और उनके रीजन, तो भैया बहुत न्यूज में था। बजट पिछली बार आया था, इस बार बजट आने वाला था। मखाना, मिथिला, बिहार रीजन क्या है, इसका बोर्ड बनाने की बात हो रही है, तो ये तो सही होगा। तो 1 तो राइट है, जहां 1 नहीं उसको पहले उड़ा दो, 3 तो उड़ गया। अब गुच्ची मशरूम कह रहा है, कह रहा है कि गुच्ची मशरूम, तो गुच्ची मशरूम क्या कह रहा है कि वेस्टर्न घाट्स में मिलेगा? नहीं भाई, गुच्ची मशरूम वेस्टर्न घाट में नहीं मिलेगा, पाप हो जाएगा अगर वेस्टर्न घाट में मिल जाएगा तो। नहीं नहीं, दिस इज दी फंगस, दिस इज दी फंगस, और ये फंगस मिलता है हिमालयन रीजन में, हिमालयन रीजन में। याद रखिएगा गुच्ची, गुच्ची कहाँ मिलेगा? फंगस मिले, फंगस है नंबर 1, क्या है? फंगस है। कहाँ मिलता है? हिमालयन रीजन में मिलेगा, मतलब हिमालयन स्टेट्स में मिलेगा, ठीक है? और इसका यूज क्या होता है? इसको आप पुलाव में डाल सकते हो, ठीक है? और आप इसको इसकी वो तो कहते नहीं उसको, करीज में डाल सकते हो, करी जो होती है वो भी डाल सकते हो। कुछ मत कीजिए, गूगल कीजिए इसको, गुच्ची मशरूम को। ब्राउन ब्राउन होता है, जैसे मशरूम होता है तो मशरूम व्हाइट व्हाइट होता है ऊपर से, ये ब्राउन ब्राउन होगा, ठीक है? ऐसे होगा, ठीक है? याद रखिएगा। जो आइसब गोल है, तो सब गोल आपको क्या मिलेगा? साउदर्न राजस्थान, बिल्कुल सही है भाई। ये राजस्थान गुजरात इन्हीं रीजन में मिल जाएगा आपको सब गोल। तो 1 एंड 3 सही है, तो 1 एंड 3 डी राइट आंसर, ठीक है? द सिलेक्ट द कंट्री विच इज नॉट द मेंबर ऑफ द आसियान, सार्क, सार्क का मेंबर नहीं है, सॉरी, सार्क के मेंबर नहीं है। तो देख लीजिए आंसर क्या दिया है, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल। आपको पता होना चाहिए कि सार्क का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था वो तो 1985 में हुआ था। थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ, रेड वाला ज्यादा सही रहेगा। सार्क का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ? तो 1985 में हुआ, ठीक। मैनिफेस्टेशन का क्या था कि डिटर्मिनेशन ऑफ द पीपल ऑफ द साउथ एशिया, हम लोग साउथ एशिया में है, ये सारी कंट्रीज साउथ एशिया में ही है, ठीक है? और टुगेदर वर्क करना, स्पिरिट ऑफ फ्रेंडशिप, ट्रस्ट एंड द अंडरस्टैंडिंग एंड क्रिएट द ऑर्डर बेस्ड ऑन द रिचुअल म्यूचुअल इफेक्ट, ठीक है? अब सार्क जो है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर द रीजनल कॉपरेशन, अब किस रीजन के कॉपरेशन की बात हो रही थी? साउथ एशिया में जो कंट्रीज हैं उनके कॉपरेशन की बात हो रही है। इसमें कंट्रीज कौन कौन सी है? तो भाई भूटान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है। मीन्स 8 कंट्रीज है इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है? ये चीज याद रखिएगा। तो कौन नहीं है? म्यांमार नहीं है, ठीक है? अब आपको याद पता होना चाहिए कि ड्यू टू इसमें पाकिस्तान का इंक्लूजन,
पाकिस्तान का इंक्लूजन, जो इंडियन गवर्नमेंट है और जो अभी तक बांग्लादेश भी, जब से वहाँ पे शेख हसीना की सरकार गई है और वहाँ पे अलग तरीके से रेडिकलाइजेशन चीजें चल रही हैं, तो उससे पहले इसको रिप्लेस कर देगा। मतलब अब ये एक तरीके से समझिए मुर्दा है अब ये ऑर्गेनाइजेशन। अभी क्या जो सबसे ज्यादा चल रहा है वो बिम्स्टेक चल रहा है, बिम्स्टेक चल रहा है, पाकिस्तान इसमें है। और इस बिम्स्टेक, जो नया बिम्स्टेक बनाया गया, इस बिम्स्टेक में पाकिस्तान को नहीं रखा गया है, म्यांमार को रखा गया है। तो याद रखिएगा म्यांमार होगा। आपसे सार्क की जगह वो लोग पूछ लेंगे ऑर्गेनाइजेशन कि बिम्स्टेक में कौन मेंबर नहीं होता है, कौन मेंबर होता है, तो याद रखिएगा मेंबर म्यांमार वहां होगा, लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। मतलब पाक वाले लोग नहीं होंगे वहां पे, पाक वाले बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए क्योंकि वो पाक हैं, ठीक है। एडमिशन टू सलायस, जो सैनिक है, सॉरी, सैनिक स्कूल इंडिया इज नॉर्मली फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास। तो आप लोग तैयारी कर रहे हो, थोड़ा बहुत आइडिया होगा मेरे ख्याल से, शायद बी आंसर है इसका, ठीक है, देख लीजिएगा, ठीक है। ख्याल से नहीं यार, बी आंसर है, ख्याल क्यों, ख्याल तो होना भी नहीं चाहिए इसका। आई एम हेयर फॉर प्रोवाइडिंग द मोस्ट ग्रेट आंसर। द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज द विच, अगेन ये भी यही बोल रहा है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। फॉलोइंग इज इंडिजिनसली बिल्ट लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, कोई नहीं भाई, तेजस है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अब क्या करता है, एट विच एयरफोर्स के बेस में फर्स्ट 5 राफेल जेट अराइव हुआ। पहला 5 जब अराइव हुआ, जब पहला 5 जो राफेल आया था फ्रांस की तरफ से, तो वो कहाँ पे अराइव हुआ, किस एयरबेस में, एयरफोर्स की किस बेस पे आया, तो अंबाला है। ये देखिए आया है कि अंबाला एयरफोर्स का स्टेशन, जहाँ पे पहले बैच ऑफ जो राफेल थे वहां पे आए 2020 में, ठीक है, याद रखिएगा इसको। ये देखिए 5 एयरफेल आ रहे हैं उड़ करके, अंबाला में आकर के एयरफोर्स में उतरे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज एयरफोर्स डिड सॉरी इंडियन एयरफोर्स ज्वाइंटली कंक्लूडेड द ऑपरेशन गरुणा, एक्सरसाइज गरुणा, बताने की जरूरत ही नहीं है भाई, फ्रांस, ठीक है। अब 55 को बोल रहा है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पेक्ट द टोटल आर्मी, तो कह रहा है कि इट इज, अभी लगाइए लॉजिक इस पे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में लगाइए लॉजिक। कह रहा है कि इट इज द वॉलेंटियर सर्विस फॉर द इंडियन आर्मी, बिल्कुल ठीक है, वॉलेंटियर है ही है। इट इज रिगार्डेड एज अ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन एंड सोर्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, मतलब इसे सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आप मान करके इसे ज्वाइन कर लो। आर्मी इज नॉट अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इट इज नॉट मीन फॉर दोज पीपल, मतलब ये उनके लिए है ही नहीं। देख लीजिए कितना एक्सट्रीम बात कर रहा है। आप बस खाली इस स्टेटमेंट को पढ़िए, बाकी सब छोड़ दीजिए। नॉट मीन मतलब ये उनके लिए नहीं है जो पीपल ऑलरेडी इन अ मेन स्टे सिविल प्रोफेशन, मतलब जो सिविल प्रोफेशन में ऑलरेडी उनके लिए नहीं है। तो जहां भी 3 है आप उनको हटा दीजिए, बचे क्या 1 एंड 2, मतलब 2 या 3 हो सकता है। देख लीजिए आपके पास खाली 2 ही ऑप्शन बचे हैं, ये आपको क्योंकि ये 3 वाले जहां जाए वो तो ऑप्शन कट ही जाएंगे, तो बचा क्या आपके पास, या तो एक चुन लीजिए या तो वो चुन लीजिए। बहुत अच्छा इंसान होगा तो वो ये इस चीज को बिल्कुल ही नहीं एक्सेप्ट करेगा कि भाई ये सेकंड ऑप्शन को तो बिल्कुल ही भूल कर भी चुनेगा। क्या चुनेगा, 1 को चुनेगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो 55 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। आई होप मैंने जस्टिस किया है, ठीक है, चीजें अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अदर किस थीम पे आप वीडियो चाहते हैं वो भी बताइएगा, ठीक है। और जो मैंने क्वेश्चंस किए हैं, होमवर्क दिए हैं, उस चीज को करिएगा और बताइएगा कैसा लगा है, ठीक है। जय हिंद। और पीडीएफ के लिए आपको ये टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं, जय हिंद।